Hi guys and welcome to another lecture of multidisciplinary case studies. This is वैभव चितलांगिया and हम आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके on this प्यारा सा छोटा सा मस्त सा ओपन बुक वाला सब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी हम सबको पता है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट. हमें पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ने जो मेजर नंबर ऑफ केसेस देखे हैं वो सब है कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड. हाँ, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, लेकिन सब में कंपनीज एक्ट का कोई ना कोई प्रिंसिपल हम लोग ने देखा है होते हुए, राइट. तो आई थिंक अभी तक हम लोग ने 12-13 केस लॉस कर लिया है एंड हम लोग सब कंफर्टेबल हो गएंगे विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है. अपने अभी करने वाले हैं केस नंबर 14. केस नंबर 14. ठीक है, ये रहा अपना आज का पहला केस जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस राजश्री शुगर मिल्स शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड एंड अदर्स. ठीक है, इसका ये वाला जो केस है इसका फोरम है सुप्रीम कोर्ट एंड ये है अपील. सो अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है एप्लेंट एंड राजश्री शुगर केमिकल्स है रेस्पोंडेंट. तो इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था आइए देखते हैं. देखिए, हम लोग सबको पता है कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हमें या एक कंपनी को कभी भी कोई भी इंसान अगर शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कराता है एंड कंपनी के पास वो ट्रांसफर का इंफॉर्मेशन दे देता है तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने रजिस्टर में उस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रजिस्टर कराना है, राइट. ये हमें पता है ऐसा होता है. 1956 एक्ट में जिस समय डीमटेरियलाइजेशन करके कोई चीज हुआ नहीं था जहां पे सब चीज शेयर सर्टिफिकेट्स के हिसाब से होता था, उसमें एक प्रोविजन ऐसा बोलता था कि अगर कोई इंसान शेयर ट्रांसफर करता है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ए इज ट्रांसफरिंग सम शेयर्स टू बी. ठीक है, अगर ए ने कुछ शेयर्स बी को ट्रांसफर किए हैं, हाँ, एंड बी ने कंपनी एक्स को इंफॉर्मेशन दी है, सारे शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट शेयर स्क्रिप्ट्स वगैरह सब चीज दे दिया है, तो उस केस में एक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स बना के दे दे. ठीक है, ये अपना कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में जो अपनी कंपनी है जिसका नाम है राजश्री शुगर, तो राजश्री शुगर ने ये जो राजश्री शुगर के पास उसके कुछ शेयर होल्डर्स आए. शेयर होल्डर्स ए ऑलरेडी राजश्री शुगर के शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने अपना शेयर्स बी के नाम पे ट्रांसफर किया. ठीक है, एंड बी ने राजश्री शुगर के पास अपना सारा सर्टिफिकेट वगैरह दिया एंड बोला इस ट्रांसफर को रजिस्टर कर दो एंड मेरे को फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर दो. ठीक है, नाउ हम सबको पता है कि भाई शेयर्स तो कोई भी ले सकता है, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, राइट, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल. अब क्या हर एक इंडिविजुअल को पता है कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? आपको पता है बिकॉज आप सीएस बन रहे हो, मेरे को पता है बिकॉज मैं सीएस बन चुका हूं, बट क्या हर एक इंडिविजुअल को पता है कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? नहीं, राइट. सो ये बी जो इंसान था इसको नहीं पता था कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, तो इसने अपना शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज दे दिया राजश्री शुगर को एंड देन उसके बाद बोला ट्रांसफर कर दो. राजश्री शुगर ने 2 महीने तक जिसके अंडर उन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू करने थे इशू नहीं किए. ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर इशू नहीं हो पाए. कोई बात नहीं, बी को भी नहीं पता तो क्या चल रहा है, कंपनी भी इग्नोर करती, सब लोग इग्नोरेंस में जी रहे थे. बात आगे बढ़ गई. इस चीज के करीबन 2 इयर्स बाद, ठीक है, 2 इयर्स बाद आरओसी ने फॉर वट एवर XYZ रीजन राजश्री शुगर मिल्स के डॉक्यूमेंट्स को पेरयूज करना शुरू कर दिया. अब वो आरओसी है, वो तो गार्डियन है कंपनीज एक्ट का, राइट. उसके ऊपर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजंस ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट. तो उन्होंने ऐसे फॉर सम रीजन राजश्री शुगर मिल्स का, राजश्री शुगर लिमिटेड का डॉक्यूमेंट्स निकाला. जब डॉक्यूमेंट्स देख रहा था आरओसी, तो आरओसी को पता चला कि यहां पे तो ये गड़बड़ हुआ है. जब बी ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स राजश्री शुगर मिल्स को दिए थे तो राजश्री शुगर कंपनी के पास 2 महीने का टाइम था शेयर सर्टिफिकेट्स फ्रेश इशू करने का, जो 2 साल पहले राजश्री शुगर कंपनी ने नहीं किया. ठीक है, आरओसी को है बहुत जोर गुस्सा. आरओसी बोले कि राजश्री शुगर तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, तुमसे अपने शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखा जाता. एंड आरओसी ने उनके अगेन कोर्ट में केस फाइल कर दी. ठीक है ना, कोर्ट में आरओसी ने केस फाइल किया ये बोल के कि राजश्री शुगर ने 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जो कि उनको इशू करना था. ठीक है, जब कोर्ट में राजश्री शुगर को बुलाया गया, राजश्री शुगर का 2 स्टैंड था. पहला स्टैंड ये था कि आरओसी कौन होता है आके मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करने वाला. ठीक है, हमारा जो सेक्शन है वो ये बात बोलता है कि
अगर मान लो ट्रांसफरर हो या मान लो ट्रांसफरी हो, भाई उन दोनों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। मैंने ट्रांसफरर का नाम में भी चेंज नहीं किया, मैंने ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, ये दोनों अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेन लेके आते ए या बी में से तो मेरे को समझ में आता। बट आरओसी कौन होता है लेके आने वाला? हम सबको पता है कि लॉ में आप कोर्ट के पास तभी जा सकते हो जब आपके पास एक लोकस स्टैंडाई हो। लोकस स्टैंडाई क्या? लोकस स्टैंडाई मतलब केस लेके कोर्ट में खड़े होने का राइट, ठीक है। अब जैसे मान लो आज मिस्टर अमन एंड मिस्टर आयुष, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया तो कोर्ट कौन जा सकता है? अमन जा सकता है। कोर्ट कौन जा सकता है? आयुष जा सकता है। क्या कोर्ट वैभव जा सकता है? नहीं, वैभव नहीं जा सकता, बिकॉज वैभव के राइट्स वायलेट नहीं हुए। वैभव का राइट जब तक वायलेट नहीं होगा वैभव कैसे कोर्ट जाएगा? समझा आपको? इसीलिए अगर अमन एंड आयुष का लड़ाई हुआ है, अगर अमन एंड आयुष के राइट्स वायलेट हुए तो अमन या आयुष में से ही कोई जाएगा केस लेके कोर्ट में, वैभव नहीं जा सकता। दिस इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई। तो वैसे ही कंपनी ने यहां पे बोला ए का राइट्स में भी वायलेट हुआ होगा, बी का राइट्स वायलेट हुआ होगा, आरओसी का तो कोई राइट वायलेट नहीं हुआ। मैंने आरओसी के साथ तो कोई बदतमीज नहीं की, तो आरओसी मेरे अगेंस्ट कंप्लेन लेके कैसे आया? समझा आप सबको? ठीक है। तो दिस वाज पहला स्टैंड शुगर कंपनी का। दूसरा स्टैंड ये था कि ये जो कंप्लेन लाया गया है दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। Now what do you mean when I say something is barred by limitation? तो हम सबको पता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर हर चीज के लिए कोर्ट जाने के लिए कुछ टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर नहीं जाते हो तो आप उसके बाद कभी नहीं जा सकते, आप अपना राइट को वेव ऑफ कर देते हो, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि भाई 2 साल तो इतना लंबा टाइम होता है, अगर आरओसी को प्रॉब्लम है इस हरकत से तो उनको जिस समय हमने ये गड़बड़ की थी उस समय आना चाहिए था। 2 साल के गैप के बाद अगर आप आए हो तो हमारी गलती के लिए हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये गलती 2 साल पहले हुई थी, आपका कंप्लेन इज बार्ड बाय लिमिटेशन। समझा? ठीक है। अब आप 2 मिनट तक सोचो कि कोर्ट क्या होल्ड करेगी। एक तरफ आरओसी बोल रहा है कि नहीं बी के साथ गलत हुआ है, नहीं शेयर होल्डर के साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कंपनीज एक्ट वायलेट हुआ है, वहां पे पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ रांची शुगर मिल्स 2 बातें बोल रही है। पहली बात तो आरओसी पंचायत मत करो, आरओसी आपका राइट वायलेट नहीं हुआ है, आपका कुछ भी वायलेट नहीं हुआ है, आप क्यों पंचायत करके बीच में आ रहे हो। एंड सेकेंड बात जो रांची शुगर कंपनी बोलेगी कि ये जो है आपने 2 साल बाद कंप्लेन फाइल किए, देन विच मींस दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है। अब आप बोलो इस केस में क्या डिसाइड किया गया होगा। 2 मिनट तक वीडियो को पॉज करिएगा, फिर सोचिएगा, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे इस बात को। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। कोर्ट में ऐसा बोला गया कि देखिए पहले आते पहला कंटेंशन के कि आरओसी कौन होता है। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली द लोकस स्टैंडाई ऑफ द आरओसी। इस बात पे कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 113 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद दिस थिंग। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 113 ये बात बोलता है कि अगर मान लो कंपनी 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करती है तो any person aggrieved by that act can file a complaint। ठीक है, तो अंडर दी सेक्शन किसको राइट दिया गया कंप्लेंट फाइल करने का? any person aggrieved। ठीक है, तो कोर्ट ने ऐसा बोला, हमारे प्रिय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि देखो भाई आरओसी है कौन? आरओसी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, आरओसी का काम क्या होता है? आरओसी का काम होता है कि वो एंश्योर करे कि कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस ढंग से चलाए जा रहे हो, वो एंश्योर करे कि जितने शेयर होल्डर्स है, जितने डिबेंचर होल्डर्स है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उन सबको उनका हक ढंग से मिले। सो बेसिकली आरओसी इज द गार्डियन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, आरओसी इज द गार्डियन ऑफ द राइट्स ऑफ द इनोसेंट शेयर होल्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर एक पब्लिक के हर एक इंसान को पता होगा उनका राइट्स क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर, एंड इसीलिए तो हमने आरओसी को बनाया है। तो हेंस अगर किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है अंडर एनी सेक्शन तो आरओसी को राइट है कि वो उस इंसान के बदले उस सेक्शन में उस कंपनी के अगेंस्ट एक एक्शन लेके आए। समझा आपको? तो पहला वाले कंटेंशन में तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखो भाई आरओसी को लोकस स्टैंडाई है, आरओसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बनाई ही इसलिए गई है ताकि जो लोगों का राइट्स वायलेट हो रहा है उनको हेल्प किया जा सके। तो आरओसी को लोकस स्टैंडाई तो है।
तो इस बात से राजश्री कंपनी थोड़ी दुखी हो गई, बट उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलो मान लो आरओसी को लोकस है, बट व्हाट अबाउट लिमिटेशन, व्हाट अबाउट लिमिटेशन पीरियड। भाई मैंने जो गड़बड़ की थी, मैंने शेयर्स इशू नहीं किए, सर्टिफिकेट इशू नहीं किए 2 साल पहले, आरओसी 2 साल तक क्यों सो रही थी। इस बात पे कोर्ट ने होल्ड किया कि वी अंडरस्टैंड कि 2 साल का डिले इज अ डिले, बट जस्ट बिकॉज आरओसी 2 साल का डिले करके आई है डज नॉट मीन कि आपको हम पनिश नहीं करेंगे। हाँ, कोर्ट ने बोला कि भाई आरओसी इज अ पब्लिक ऑफिसर, अगर पब्लिक ऑफिसर्स इतना टाइम लगा के आने लग जाए तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो आरओसी ने, तो कोर्ट ने बोला कि देखो आरओसी, आपके ऊपर हम एग्जेम्पलरी कॉस्ट तो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इतना डिले किया, आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ड्यूटी था कि आप ये सब चीज को ध्यान से देखो, बट आपने नहीं देखा, तो क्योंकि आपने डिले किया है हम आपके ऊपर एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगा रहे हैं, बट क्योंकि आपने डिले किया है जस्ट उस रीजन के वजह से हम इस केस को डिसमिस नहीं करेंगे। तो लिमिटेशन वाला वाज आल्सो डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ आरओसी। हाँ, आरओसी को कॉस्ट लगा, आरओसी को काइंड ऑफ पैसा देना पड़ा फॉर इट्स गलती, बट ये गलती के वजह से उन्होंने केस डिसमिस नहीं किया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ने देखा कि कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करती है आरओसी, और अगर उस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि any person aggrieved can bring an action against the company, ROC will come under the definition of any person aggrieved. And अगर ROC 2 साल बाद लेके आती है तो that does not mean कि आप केस को कॉग्निजेंस नहीं दे सकते हो, आप डेफिनेटली केस को कॉग्निजेंस दे सकते हो। द ओनली थिंग इज ROC को एग्जेम्पलरी कॉस्ट देना पड़ेगा। चलिए फटाक से देखते हैं नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा किए गए थे कंपनी के पास, जिसमें कंपनी को रजिस्टर करना था ट्रांसफर। कंपनी ने 11 सेक्शन 113 के प्रोविजन से कंप्लाई करने को फेल कर दिया एंड उन्होंने फ्रेश सर्टिफिकेट इशू नहीं किए। ठीक है, जब उनके रिकॉर्ड्स का पेरियूजल हो रहा था तो आरओसी ने 2 साल बाद देखा कि ये वायलेशन हुआ है। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की जिसको 2 ग्राउंड्स पे नीचे वाले कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। पहला लिमिटेशन पीरियड एंड दूसरा कि आरओसी को कोई लोकस नहीं है, इसीलिए आरओसी रो के आई है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इन फेवर ऑफ आरओसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर ऑब्लाइज्ड टू वर्क विद इन रीजनेबल एक्सपेडिशन, मतलब वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर काम करने के लिए ऑब्लिगेटेड है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उन लोग लेट करते हैं तो उनके ऊपर हम हैवी कॉस्ट लगाएंगे, बट हम उस डीले को कंडोन कर देंगे। ठीक है, सेकंड बात जो लोग ने बोला वो बोला कि जो वर्ड यूज किए गए हैं सेक्शन 113 में वो वर्ड्स है एनी पर्सन अग्रीव्ड, एंड एनी पर्सन अग्रीव्ड को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो लोगों को। दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन गाइज आई हैव टोल्ड यू इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। सो कोर्ट ने पर्पसिव कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज किया एंड उन्होंने बोला कि एनी पर्सन अग्रीव्ड में हम आरओसी को भी लेके आएंगे। तो इसका मतलब सेक्शन 113 के अंडर आरओसी के पास लोकस था टू ब्रिंग अ कंप्लेन एंड दिस कंप्लेन वाज held to be maintainable and the matter was remanded for adjudication। याद रखिएगा इस अपील में हम लोग ने ये नहीं देखा कि कंपनी ने गलत किया सही किया, अभी हम केवल इस क्वेश्चन पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या आरओसी कंप्लेन फाइल कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ कंप्लेन फाइल कर सकती है एंड उन्होंने वापस नीचे वाले कोर्ट में भेज दिया मैटर को फॉर एडजुडिकेशन। समझा आप सबको? ये केस बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा केस था। ठीक है, चलिए तो अगर ये केस आपको समझ में आ गया है तो अपने आते हैं दूसरे केस पे। आज दूसरा केस हम लोग देखने वाले हैं वो केस नंबर 15 और इसका नाम है ओम प्रकाश परसरामपुरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इट इज अ रिट पिटीशन जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई है। ठीक है, नाउ देखिए इसमें क्या हुआ था। 2015 में ही एक केस निकला था जिसका नाम था KSL एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि अगर मान लो किसी भी कंपनी के अगेंस्ट या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट ये ऑर्डर निकल चुका है कि कंपनी सिक हो गई है एंड कंपनी अपना रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट करा चुकी है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक एक्ट है जिसको बोलते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या होता है, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, मतलब अगर कोई कंपनी सिक हो गई है तो वो इस एक्ट के अंदर जाती है एंड बोलती है कि मेरे को रिवाइव कराओ। राइट, ये होता है ना। तो ऐसा बोला गया कि अगर मान लो कोई कंपनी सीका के अंडर रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट करा चुकी है तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट RDDBFI एक्ट के अंडर कोई भी, आप उस कंपनी के अगेंस्ट RDDBFI एक्ट के अंदर कोई भी
एक्शन नहीं ला सकते हो। व्हाट इज RDDBFI एक्ट? RDDBFI एक्ट इज रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस एक्ट में बेसिकली दिया गया कि अगर कोई कंपनी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या राइट है लोन को रिकवर करने का। ठीक है, सो बेसिकली KSL इंडस्ट्रीज में यह जजमेंट दिया गया था कि मान लो अगर कोई कंपनी सिक हो गई है एंड सीका के अंडर उनका रिवाइवल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो उस कंपनी के अगेंस्ट आप RDDBFI एक्ट में कोई भी एक्शन नहीं ला सकते हो। समझा? यहां तक एकदम क्लियर? ठीक है, नाउ प्रॉब्लम कहां आया? प्रॉब्लम यहां आया कि केस में बोला गया कि आप कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन ला सकते हो। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर केस में एक्शन लाया गया था गारंटर्स के अंदर अगेंस्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, को बैंक्स ने बोला हमें पता है कि हम एक कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकते अंडर RDDBFI एक्ट, बट हम उस कंपनी के गारंटर के अगेंस्ट एक्शन ला सकते हैं। ठीक है, कंपनी के गारंटर्स बोले नहीं भाई, अगर आप बैंक के अगर आप उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकते हो तो आप मेरे अगेंस्ट एक्शन कैसे ला सकते हो? तो यहां पे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो चल रहा है बैंक एंड गारंटर्स के बीच में। ठीक है, बैंक एंड कंपनी के बीच का डिस्प्यूट इज सेटल्ड। बैंक एंड कंपनी के बीच का डिस्प्यूट में यह सेटल किया गया है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट सीका के अंडर रिवाइवल प्रोसेस चल रहा है तो आप RDDBFI एक्ट के अंडर उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकते हो। क्वेश्चन इज, क्या ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट सीका के अंडर एक्शन चल रहा है, सीका के अंडर रिवाइवल प्रोसेस चल रहा है, क्या उसके गारंटर्स के अंदर अगेंस्ट आप कोई एक्शन ला सकते हो? लेट्स सी कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। यहां पे फैक्ट्स में दिया गया है, इस केस में ऐसा हुआ था कि सीका विल प्रिवेल ओवर RDDBFI एक्ट। ठीक है, एंड द लीगल प्रिंसिपल वाज कोर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ सिक कंपनी। जो पेटिशनर है वो गारंटर था लोन का ऑब्टेन्ड बाय सिक कंपनी, एंड उस पेटिशनर उस गारंटर के अगेंस्ट एक्शन लाया गया था अंडर द RDDBFI एक्ट। पेटिशनर गारंटर्स उन्होंने बोला कि कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सिक कंपनी एंड देयरफॉर आप मेरे अगेंस्ट भी एक्शन नहीं ला सकते हो। कोर्ट ने किसके फेवर में डिसाइड किया? कोर्ट ने डिसाइड किया रिस्पोंडेंट्स के फेवर में। कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 22 ऑफ सीका बार लगाता है, डेफिनेटली बार लगाता है, बट वो बार लगाता है ओनली ऑन द सूट्स विच आर फाइल्ड अगेंस्ट सिक कंपनी। ठीक है, सो बार जो लगा हुआ है वो केवल सिक कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए लगा गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप एक गारंटर के अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया था द पिटिशन अगेन अंडर द RDDBFI एक्ट कैन बी मेंटेन्ड अगेंस्ट द गारंटर्स ऑफ अ सिक कंपनी। समझा आपको ये केस? ठीक है, इस केस में एक नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ एक्ट दिया गया था, नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिया गया है। ये केस खैर अभी वैलिड है ही नहीं बिकॉज सीका तो रिपील हो चुका है, अभी उसकी जगह आ गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, बट फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे ये बोला गया है कि हमको पता है कि सीका के अंडर अगर कोई कंपनी है तो उसके अगेंस्ट आप RDDBFI एक्ट के अंडर एक्शन नहीं ला सकते, बट अगर मान लो कोई कंपनी सीका के अंडर है, आप RDDBFI एक्ट के अंडर उस कंपनी के गारंटर्स के अगेंस्ट एक्शन ला सकते हो। दिस इज व्हाट वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ आ रहा है आपको? बढ़िया, चलिए अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 16 जिसका नाम है BIFR एंड अदर्स वर्सेस KMA लिमिटेड एंड अदर्स। दिस इज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड इट्स अ कंपनी एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ ये एक ऐसा केस है जिसमें कई सारे पॉइंट्स ऑफ लॉ डिस्कस किए गए, कई सारे पॉइंट्स ऑफ लॉ डिसाइड किए गए। इस केस में क्या हुआ था, आइए हम लोग फैक्ट्स की तरह समझते हैं। ठीक है, केस नंबर 16, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे कंपनी थी A। ठीक है, नाउ ए कंपनी के टोटल थे 1162 वर्कमैन। ठीक है, 1162 वर्कमैन काम करते थे एक कंपनी में। ये वर्कमैन दो यूनियंस में डिवाइडेड थे, यूनियन एक्स एंड यूनियन वाई। यूनियन एक्स में थे 1093 मेंबर्स। ठीक है, यूनियन एक्स में कितने मेंबर्स थे? 1099 मेंबर्स, 1099 मेंबर्स, एंड यूनियन वाई में थे 63 मेंबर्स। ठीक है, नाउ क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली ये कंपनी ए हो गई सिक। ठीक है, ये कंपनी ए अपना डेट्स रीपे नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब मान लो अगर कंपनी अपने डेट्स रीपे नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियस की बात है वो अपने वर्कमैन को भी उनका सैलरी नहीं दे पा रही होगी। ठीक है, और वर्कमैन शांति से थोड़ी बैठेंगे, वर्कमैन बोलेंगे ना कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा पैसा दो हमें,
राइट तो कंपनी ए हो गई सिक, कंपनी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, कंपनी ए हो गई है इंसॉल्वेंट। वो आई अपने वर्कमैन के पास एंड बोली देखो भाई हमारे पास ये कंसेंट टर्म्स है, अगर आप चाहो तो इन कंसेंट टर्म्स के हिसाब से जितना पैसा हम आपको बोल रहे हैं उतना पैसा लेके आप काम खत्म करो। समझा? सो कंपनी ए ने बोला कि हमारे पास ये कुछ टर्म्स है जिनको हम बोलते हैं कंसेंट टर्म्स, आप एक काम करो ये कंसेंट टर्म्स के हिसाब से जितना पैसा हम देना चाह रहे हो उतना पैसा लो एंड बात यहीं खत्म करो। ठीक है, कंपनी एक्स बोला ओके हमें कंसेंट टर्म्स मंजूर है। ठीक है, सो कंपनी एक्स यूनियन एक्स बोला ओके। यूनियन एक्स के 1099 मेंबर्स सबने उन कंसेंट टर्म्स को हामी भर दी, सबने बोला ठीक है हमें ये कंसेंट टर्म्स मंजूर है, हम इन कंसेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग में पैसा लेने के लिए रेडी है। ठीक है, कंपनी वाई ने यूनियन वाई के लोगों ने मना कर दिया। यूनियन वाई के लोगों ने बोला नहीं हम कंसेंट टर्म्स को एकदम मंजूर नहीं करते, हमें पैसा जो प्रोविजन ऑफ लॉ बोलता है उसके हिसाब से चाहिए। ठीक है, समझा आपको? तो देखिए क्या हुआ यहां पे, एक कंपनी है, कंपनी में 1162 वर्कमैन है जो काम कर रहे हैं। ये वर्कमैन दो यूनियंस में डिवाइडेड है, पहला यूनियन इज यूनियन एक्स जिसमें 1099 मेंबर्स है एंड दूसरा यूनियन इज यूनियन वाई जिसमें 63 मेंबर्स है। कंपनी अल्टीमेटली हो गई है बहुत ज्यादा सिक, कंपनी के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं अपना पे ऑफ करने के लिए डेट्स, एंड इसलिए कंपनी हाथ जोड़ के अपने वर्कमैन के पास गई एंड बोली प्लीज भाई लोग प्लीज एक्सेप्ट कर लो मेरे ये कंसेंट टर्म्स, हम जैसे जैसे आपको पैसा देना चाह रहे वैसे वैसे ले लो, बात यहीं खत्म करो। कंपनी एक्स बोली कि यूनियन एक्स बोली कि ठीक है हम लोग आप ही के हैं, हम लोग को मंजूर है, आपको जैसे पैसा देना है हमें दे दो। सो यूनियन एक्स अग्रीड टू द कंसेंट टर्म्स। ठीक है, लेकिन कंसेंट टर्म्स यूनियन वाई को अग्रीएबल नहीं था। यूनियन वाई ने बोला हम ये कंसेंट टर्म्स क्यों अग्री करें, हमें पैसा वैसे ही चाहिए जैसे ही प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से हमें मिलेगा। एंड यूनियन वाई के 63 के 63 मेंबर्स ने मना कर दिया कंसेंट टर्म से अग्री करने को। ठीक है, यहां पे आ गया डिस्प्यूट। ठीक है, ए पहुंच गई कोर्ट, बी पहुंच गए और क्या बोलते हैं यूनियन एक्स के लोग भी पहुंच गए कोर्ट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ देखिए, यहां पे 3 क्वेश्चंस अराइज हुए। पहला, क्या यूनियन वाई के पीपल आर बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए उठा बिकॉज कंपनी बोल रही है देखो यूनियन एक्स के लोगों ने एग्री कर लिया, यूनियन एक्स में कितने लोग हैं 1099, सो कंपनी का बोलना है अगर 1099 वर्कमैन को मेरा ये कंसेंट टर्म मंजूर है तो आप 63 वर्कमैन जो चिंदी ग्रुप ऑफ पीपल है आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने बोला मेजॉरिटी रूल लगेगा यहां पे एंड सिंस 1100 लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को, ये जो 63 लोग हैं उनको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेजॉरिटी रूल पढ़ के आए ना हम लोग सब शेयर होल्डर्स के लिए कि जहां पे मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है माइनॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंपनी ने वही रूल यहां लगाया और बोला यहां पे 1100 लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये 66 लोगों की जो माइनॉरिटी है उनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही। आप बताओ क्या ये पोजीशन ऑफ लॉ सही है? एक बार सोचो, क्या मेजॉरिटी रूल इस पर्टिकुलर केस में आप लगा सकते हो? चलिए, यहां पे कोर्ट ने होल्ड किया कि देखो भाई बहुत अच्छी बात है आपको मेजॉरिटी रूल पता है, बहुत इंप्रेस थे कोर्ट वाले कि बहुत अच्छी बात है आपको मेजॉरिटी रूल पता है, शायद आपका जो सीएस है बहुत पढ़ा लिखा होगा, बट भाई साहब मेजॉरिटी रूल जो होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए यूज होता है। कभी सुने हो क्या मेजॉरिटी रूल किसी एम्प्लॉय के लिए यूज होते हुए? कहीं पे भी किसी भी केस में कभी सुने हो क्या कि मेजॉरिटी रूल जो है वो उससे एम्प्लॉय बाउंड है? नहीं, मेजॉरिटी रूल डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉइज। तो आप कैसे बोल रहे हो कि मेजॉरिटी रूल यहां लगाना पड़ेगा? ठीक है, यहां पे बोला गया कि देखो कंसेंट टर्म का मतलब ही होता है हमने अपना कंसेंट दिया है, तो जो 1100 लोगों ने कंसेंट दिया उनके लिए कंसेंट टर्म विल बी वैलिड, जो 66 लोगों ने कंसेंट नहीं दिया उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, दे विल गेट देयर मनी एज प्रोवाइडेड इन दी लॉ। समझा ये चीज आपको? ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो ये बोला गया नहीं, ये यूनियन एक्स यूनियन वाई के जो 66 लोग हैं दे आर नॉट बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स। समझा? फिर यहां पे उठा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस दिन पे उन्हें मिलना चाहिए, किस दिन तक उन्हें सैलरी मिलना चाहिए। 1993 में फैक्ट्री क्लोज हुआ, ठीक है, 2002 तक कंसेंट टर्म्स के हिसाब से पैसा मिल रहा है एंड समवेयर अराउंड लेट्स से 2008 को कंपनी वाइंड अप हुई है।
ठीक है। नाउ कंपनी बोल रही है कि हम पैसा आपको 1993 तक ही देंगे क्योंकि आपने उसके बाद काम ही नहीं किया मेरे पास, ठीक है। कंपनी इन 66 लोगों को बोल रही है कि आपको पैसा 1993 तक ही मिलेगा। वो 66 लोग बोल रहे हैं नहीं, हमें पैसा कंपनी वाइंड अप होने तक चाहिए। क्यों? बिकॉज कंपनी तब तक एग्जिस्टेंस में थी एंड बिकॉज हम लोग उनके एम्प्लॉइज है, उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा। तो 2008 तक एम्प्लॉइज पैसा मांग रहे हैं एंड 1993 तक कंपनी पैसा है देने के लिए। और जो एक्स यूनियन है उनके लोगों को पैसा मिल रहा है 2002 तक। कंसेंट टर्म्स में लिखा हुआ था 2002 तक पैसा मिलेगा तो मिलेगा, वहां पे कोई क्यों क्या कैसे तो होता नहीं है। यहां पे आप बताओ कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, क्या उन लोगों को 1993 तक पैसा मिलना चाहिए, 2008 तक पैसा मिलना चाहिए या 2002 तक पैसा मिलना चाहिए, बिकॉज बाकी लोगों को भी 2002 तक पैसा मिल रहा है। बताइए। इस केस में कोर्ट ने होल्ड किया कि जिन लोगों ने कंसेंट टर्म्स को अग्री किया है उनको तो कंसेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली 2002 तक मिलेगा पैसा, बट जिन लोगों ने कंसेंट टर्म्स को अग्री नहीं किया है उन्हें 1993 तक ही पैसा मिलेगा। कोर्ट का बोलना यह था कि ठीक है, आपको पूरा राइट्स था कि कंसेंट टर्म को आप अग्री मत करो, विच इज फाइन, आपने अग्री नहीं किया, बट जैसे ही आपने कंसेंट टर्म से अग्री नहीं किया आपने दिखा दिया कि आपको कंपनी से रिश्ता नाता नहीं रखना है, इसीलिए आपको पैसा उसी दिन तक मिलेगा जिस दिन तक आप फैक्ट्री में काम किए हो। सिंस 1993 में फैक्ट्री बंद हो गई, मतलब उसके बाद का पैसा आपको नहीं मिलेगा बिकॉज आपने काम ही नहीं किया। समझा आपको? ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने सेकंड क्वेश्चन में यह होल्ड किया कि जो पैसा मिलेगा वो तो 1993 तक ही मिलेगा, उसके बाद का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ तीसरा एंड आखिरी क्वेश्चन, क्या इन लोगों को बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन बोनस मिलेगा क्या? ठीक है। क्या ये एम्प्लॉइज को बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन बोनस मिलेगा क्या? इस बात में कोर्ट ने बोला देखो, ग्रेचुइटी इज सबका राइट, ग्रेचुइटी तो मिलेगा ही मिलेगा, लीव एनकैशमेंट भी अप टू 30 डेज पर ईयर का एम्प्लॉइज को मिलेगा ही मिलेगा, वो भी आपको स्टैट्यूट से बोला गया है कि आपको मिलेगा, वो भी आपका राइट है। बट कोर्ट ने बोला बोनस आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुइटी भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि आपको प्रायोरिटी में ये सब चीज नहीं मिलेगी। बोनस कब देते हैं हम? बोनस तो हम तब देते हैं ना जब भाई किसी हमारे कंपनी में प्रॉफिट हो। यहां कंपनी बंद पड़ी हुई है, यहां पे क्या चीज आपको बोनस चाहिए? करेक्ट। तो इस बारे में कंपनी ने बोला, कोर्ट ने बोला कि देखो आप ग्रेचुइटी दे दो, वो उसका राइट है, आप लीव एनकैशमेंट 30 डेज तक का दे दो, वो भी उसका राइट है, बट आप बोनस नहीं दोगे, आप इंटरेस्ट ऑन बोनस एंड ग्रेचुइटी भी नहीं दोगे। नहीं दोगे मतलब प्रायोरिटी में नहीं दोगे। अगर पैसा देने के बाद आपके पास पैसा बचता है तो एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उनको ये सब सामान मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज आंसर्ड। सो बेसिकली इस पूरे केस में 3 क्वेश्चंस थे। पहला, क्या यूनियन वाई के लोग कंसेंट टर्म से बाउंड है जस्ट बिकॉज यूनियन एक्स के 1100 लोगों ने उसको अग्री किया है? द आंसर इज नो। यहां पे मेजॉरिटी रूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ये एम्प्लॉइज है। कंसेंट टर्म्स से जितने लोगों ने अग्री किया उन लोग को मिलेगा, जितने लोगों ने अग्री नहीं किया उन लोग को कंसेंट टर्म से कोई भी बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। सेकंड, कब तक इन लोगों को मिलेगा पैसा जिन्होंने कंसेंट टर्म्स से अग्री नहीं किया? ऐसा बोला गया कि 1993 में कंपनी क्लोज हुई है, 2002 तक कंसेंट वालों लोग को मिल रहा है एंड 2008 में कंपनी वाइंड अप हुई है। ठीक है। कोर्ट ने होल्ड किया कि जिस दिन फैक्ट्री बंद हुई, जिस दिन लोग काम करना बंद किए, उसी दिन तक मिलेगा। क्यों? बिकॉज जिस दिन आपने कंसेंट टर्म्स में अग्री करना मना कर दिया, आपने दिखा दिया कि आपको मेरे कंपनी के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो मैं भी आपके बारे में क्यों सोचूं? आपने जिस दिन तक काम किया है उस दिन तक का पैसा आपको मिलेगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज, क्या उनको बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुइटी मिलेगा? इसमें कोर्ट ने होल्ड किया उन्हें ग्रेचुइटी मिलेगा, उन्हें लीव एनकैशमेंट अप टू 30 डेज तक पर ईयर तक का मिलेगा, बट उन्हें बोनस, इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट बियॉन्ड 30 डेज एज प्रायोरिटी क्लेम्स नहीं मिलेगा। वो सबके लिए उन्हें इनसिक्योर क्रेडिटर जैसे ट्रीट किया जाएगा। सो दिस वाज द केस ऑफ BIFR and others versus KMA Limited। फटाक से देखते क्या होता है। कंपनी में 1162 मेंबर्स थे जिसमें 1099 वर यूनियन ए के मेंबर्स एंड 63 वर यूनियन बी के मेंबर्स। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि members of union A accepted payment as per the consent terms, members of union B did not agree to the set terms। union B ने बोला कि that they are not bound by the consent terms and must be paid in accordance with the adjudication originally made by the court। जब जैसा प्रोविजन ऑफ लॉ के थ्रू मिल रहा है वैसे ही। ठीक है। एंड उन्होंने अकॉर्डिंगली कोर्ट में
केस फाइल कर दी। उन्होंने बोला कि उन्हें उस दिन तक वेजेस मिलना चाहिए जिस दिन तक वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ है अगेंस्ट द कंपनी, विच इज 2008। ठीक है, कोर्ट ने काफी सारे प्रिंसिपल्स पे डिफरेंट पार्टीज में डिसाइड किया। उन्होंने पहले बोला कि यूनियन बी के मेंबर्स वर नॉट बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स एंटर्ड इनटू बाय यूनियन ए। नो मेजॉरिटी रूल एग्जिस्ट्स हियर। ठीक है, सेकंड बात उन्होंने बोला कि जो लोग डिड नॉट अग्री टू द कंसेंट टर्म्स must be treated as having refused to offer themselves for service। उन्होंने ऐसा मेरे कंसेंट टर्म्स से अग्री नहीं किया, हम ऐसा मानेंगे उन्होंने मेरा सर्विस आज के आज खत्म कर दिया, तो भाई हम क्यों उनको और ज्यादा पैसा देंगे। Hence they cannot claim wages for the day on which the factory was closed and were entitled only to the up to the date of closure of factory, मतलब 1993 तक। And the last is workmen were entitled to gratuity, leave encashment up to 30 days, but they were not entitled to bonus, interest and gratuity and leave encashment beyond 30 days। समझा आपको ये केस? ठीक है, सो इस केस में डिफरेंट चीजों को कोर्ट ने डिफरेंट तरीके से अपनाया, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। चलिए इसी के साथ हमारा वो वाला केस होता है खत्म। अब अपने पहुंचते हैं नेक्स्ट केस में, विच इज श्री गोपाल पेपर केस नंबर 17, श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एंड इट्स अ सिविल अपील। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इस केस में क्या हुआ था। सुनिए, तो हम देख रहे हैं कि ये केस समवेयर और द अदर इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, राइट, बिकॉज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज अ पार्टी। तो इस केस में हुआ क्या था, इस पर्टिकुलर केस में ये जो गोपाल पेपर मिल्स है ना, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर्स इशू किए थे। बोनस शेयर्स इशू किए थे कौन सी ईयर में इशू किए थे? उन्होंने बोनस शेयर्स इशू किया इन द ईयर 1954 एंड बोनस शेयर्स इशू हुआ था 30 दिसंबर 1954 को। ठीक है, उस समय जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता था वो चलता था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, जो अपना आज के दिन में कैलेंडर ईयर है ना, उस समय 1955 अराउंड वह हमारा फाइनेंशियल ईयर भी उसी हिसाब से चलता था। ठीक है, वो बाद में चेंज हुआ था, तो उस समय ऐसे ही चलता था। तो इस कंपनी ने क्या किया, इन्होंने 30 दिसंबर 1954 को एक रेजोल्यूशन पास की जिसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देंगे। देखो 30 दिसंबर 54 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि हम बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, यहां तक समझा? उसके बाद लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाला कि ये जो बोनस शेयर्स है उस पे जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो होगा 1 जनवरी 1955 से। ठीक है, सो कंपनी का कहना यह है कि हम रेजोल्यूशन पास कर रहे 30 दिसंबर को, हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे 30 दिसंबर को, हम बोनस शेयर्स अलॉट भी कर रहे 30 दिसंबर को, बट उस पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा फ्रॉम 1 जनवरी 1955, मतलब 2 दिन बाद से। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी चाह रही है जैसे कर सकती है। ठीक है, उस समय आप कर सकते थे वैसा अंडर द गिवन एक्ट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, ये बात कमीशन इनकम टैक्स के नजरों में आई। ठीक है, सो जब 1954 का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इनका असेसमेंट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, आपने शेयर्स पे डिविडेंड कब कैलकुलेट किया है? 1 जनवरी 1955 से, इसीलिए 1954 में आपने जितने भी पैसे का बोनस शेयर्स इशू किया है उसको हम एज योर प्रॉफिट ही गिनेंगे, हम उसको आपके कैपिटल में नहीं गिनेंगे। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो कहां से करती है? वो अपने प्रॉफिट से करती है, एंड बोनस शेयर्स इशू करने के बाद उनका प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है किस में? उनके कैपिटल में। यही होता है ना, आप एक बार बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप कहां से करते हो? अपने रिजर्व से करते हो, एंड आपके रिजर्व से एक बार बोनस शेयर्स इशू हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर कैपिटल। तो यहां पे कंपनी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का बोलना है कि देखो भाई, आपने 30 दिसंबर 1954 को बोनस शेयर्स इशू किए, रेजोल्यूशन पास किया, बट आप उस पर्टिकुलर शेयर्स पे डिविडेंड तो 1 जनवरी से दे रहे हो, तो हम उन शेयर्स को एज शेयर्स ट्रीट करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी, एंड हेंस जो आपका बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 1954 आएगा उसमें ये जितना भी पैसा आपने बोनस शेयर्स पे लगाया है वो सारा आपके प्रॉफिट में ही दिखेगा, वो आपके कैपिटल में नहीं दिखेगा। समझाइए आपको? ठीक है, सो मान लो अगर कंपनी ने 1000 रुपए के शेयर्स दिए होंगे तो उनका प्रॉफिट 1000 रुपए से नीचे क्या, उनका कैपिटल 1000 रुपए से बड़ा होगा ना। लेकिन इनकम टैक्स ने बोला कि हम इस ईयर के असेसमेंट पर्पस के लिए आपका प्रॉफिट में 1000 रुपया रहने देंगे, कैपिटल 1000 रुपए से घट जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला जिस दिन से आप डिविडेंड दोगे उस दिन से ऐसा माना जाएगा कि आपने शेयर्स दिया है। आप अभी तो डिविडेंड दे नहीं रहे हो, इसलिए हम अभी मानेंगे ही नहीं कि आपने शेयर्स दिया है। समझा सबको?
ठीक है। इस बात पे कंपनी चिढ़ गई। कंपनी का बोलना है भाई मैंने तो डिविडेंड बाद में दिया, वो मेरा डिसीजन है, बट मैंने रेजोल्यूशन तो 30 दिसंबर को पास कर दिया, मैंने शेयर्स इशू 30 दिसंबर को कर दिए, मैंने शेयर्स अलॉट 30 दिसंबर को कर दिए, फिर आप कैसे उसको मेरे कैपिटल में नहीं गिनोगे? आपको उन शेयर्स को मेरे कैपिटल में ऐड करना ही पड़ेगा। समझा? इशू क्या चल रहा है? इशू चल रहा है कि रेजोल्यूशन पास हुआ, इशू हुआ, अलॉट हुआ इन 1 ईयर, डिविडेंड मिल रहा है अगले साल से, तो क्या हम पहले वाले ईयर जिस दिन इशू एंड अलॉट हुआ है उसमें इसको कैपिटल मानेंगे, या जिस दिन से डिविडेंड कैलकुलेट है उस दिन उसको हम कैपिटल मानेंगे? ठीक है। दोनों लड़ते लड़ते भिड़ते मारते पीटते पहुंच गए कोर्ट के पास। ठीक है। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि देखो भाई, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि द शेयर्स आर इशूड एंड अलॉटेड ऑन 30th December 54। ठीक है। उन्होंने बोला कि इसमें लिखा हुआ है कि शेयर्स आर इशूड एंड अलॉटेड ऑन 30th December 1954, विच मीन्स उस दिन शेयर्स अलॉट हो चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिविडेंड कब से कैलकुलेट हो रहा है, जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए हैं उस दिन आपका कैपिटल बढ़ गया। ठीक है। सो कोर्ट ने होल्ड किया कि इनकम टैक्स का जो स्टैंड है वो गलत है। जिस दिन शेयर्स आपका अलॉट हो गया, जिस दिन शेयर्स का अलॉटमेंट फाइनल हो गया, उस दिन आपका वो शेयर्स कैपिटल में ऐड हो जाता है एंड आप प्रॉफिट में उसको ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पे कंपनी जो बोल रही थी कि नहीं ये मेरे शेयर कैपिटल है, फर्क नहीं पड़ता हम डिविडेंड कब से देंगे एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज कोर्ट ने अग्री कर लिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया एंड कोर्ट ने बोला कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो बोल रहा है वो गलत है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये 1000 रुपीज को एज कैपिटल ही ट्रीट करना पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि उस पर डिविडेंड मिल रहा है या नहीं। समझा आप सबको? चलिए देखते हैं फिर अपने को नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया 30th December 1954 को, जिससे वो लोग ने बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दिया। ठीक है। डिविडेंड लेकिन उस पर 1 जनवरी 1955 से कैलकुलेट होना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त बोला कि सिंस डिविडेंड कैलकुलेट हो रहा है 1 जनवरी 1955 से, the shares will be deemed to have been allotted on 1st January 1955 and hence उसके पहले for the year 1954 the amount will be added to the income of the company because वो उसके प्रॉफिट से दिया गया था। ठीक है। कंपनी इस बात पे चिढ़ गई। कंपनी ने बोला कि भाई हमने उसी दिन इशू कर दिया, हमने उसी दिन अलॉट कर दिया, तो ओनरशिप तो चला गया ना मेरे शेयर होल्डर्स पास। जिस दिन ओनरशिप चला गया उसी दिन उन लोग कैपिटल ओनर्स बन गए, तो आप कैसे उसको मेरे प्रॉफिट में ऐड करोगे? राइट हम अगर डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से दे रहे हैं वो मेरा प्रॉब्लम, हम डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से दे रहे हैं वो मेरा और मेरे शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम। अभी मैंने कैपिटल दे दिया ना तो वो कैपिटल ही होगा। ठीक है। उस समय का असेसमेंट ईयर होता था कैलेंडर ईयर जैसे, विच इज 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है। कोर्ट ने कंपनी के फेवर में डिसाइड किया। कोर्ट का बोलना है कि it did not matter that the dividend was calculated from 1st January. Ownership was transferred as soon as the resolution was passed, which is on 30th December 1954, and hence the shareholders became the holders of bonus shares from 30th December, and hence वो कैपिटल है कंपनी का, वो प्रॉफिट नहीं है। समझा आपको ये केस? तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लॉ में फर्क नहीं पड़ता कि किस दिन आपका डिविडेंड जा रहा है। लॉ में बस एक ही बात से फर्क पड़ता है कि किस दिन आपने शेयर्स अलॉट किए। आपने शेयर्स अलॉट किया ऑन 30th December, इसलिए फॉर द बैलेंस शीट जो कि 31 दिसंबर को प्रिपेयर होगा, उतना अमाउंट आपके प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, उतना अमाउंट आपके कैपिटल में दिखेगा। समझा आप सबको? अच्छे से समझा? चलिए आइए देखते हैं अपना अगला केस। अगला केस का नाम इज चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। इट इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पिटीशन, इट्स अ सिविल रेफरेंस नंबर एंड अ रिट पिटीशन। ठीक है। सो काफी बड़ा केस होगा ये, बॉम्बे हाई कोर्ट का रिट पिटीशन वगैरह, सिविल रेफरेंस वगैरह सब चीज है। आइए देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। चलिए तो इस केस में क्या हुआ था पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए ये केस है मर्जर्स एंड अमालगमेशन से रिलेटेड। ठीक है। केस नंबर 18। नाउ हम लोग सबको पता है कि मर्जर एंड अमालगमेशन आप जब भी करते हो आपको पहले एक फर्स्ट मोशन पिटिशन लेके जाना पड़ता है टू द कोर्ट।
राइट। आप फर्स्ट मोशन पिटिशन लेके जाते हो कोर्ट के पास, वहां पे आप बोलते हो कि कोर्ट साहब मेरे को एक मीटिंग करने का परमिशन दो। किसका मीटिंग? अपने शेयर होल्डर्स का, अपने क्रेडिटर्स का, इन सब का मीटिंग करने का परमिशन दो, ताकि हम इन लोगों से अपना स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव करा सके। ठीक है, कोर्ट बोलता है ठीक है जाइए आप मीटिंग करिए। आप मीटिंग अटेंड बुलाते हो, मीटिंग लोग अटेंड करते हैं एंड आपके स्कीम को अप्रूव कर देते हैं। इसके बाद आप वापस जाते हो सेकेंड मोशन पिटिशन लेके टू दी कोर्ट एंड बोलते हो देखो मेरे शेयर होल्डर्स ने अग्री कर दिया, मेरे मैनेजमेंट ने अग्री कर दिया, मेरे क्रेडिटर्स ने अग्री कर दिया, अब फाइनल अप्रूवल आप दे दो। तो एनसीएलटी उस समय फाइनल अप्रूवल देती है आपके स्कीम को एंड अमालगमेशन हो जाता है कंप्लीट। यहां तक समझा? तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपका अमालगमेशन का प्रोसेस बताया है, जिसमें इतना बात आप याद रखिएगा कि अमालगमेशन का स्कीम आपको कोर्ट से अप्रूव कराना पड़ता है। ठीक है, ये हुई एक बात। नाउ आओ दूसरी बात पे। ठीक है, हम सबको पता है कि हमें ट्रांसफर, किसी भी असेट के ट्रांसफर करने पे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, राइट। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? असेट का ट्रांसफर हो रहा है, उस पे गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लेती है, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, नाउ स्टैम्प ड्यूटी आप किस पे करते हो? स्टैम्प ड्यूटी आप ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे करते हो जिससे ट्रांसफर हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट बोले तो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे करते हो जिससे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नाउ मर्जर्स के दौरान मान लो ए एंड बी मिला के सी बना रहे हैं, तो ए के सारे असेट सी के पास जा रहे, बी के सारे असेट सी के पास जा रहे, सो देयर इज अ ट्रांसफर दैट इज हैपनिंग। हो रहा है ना? ए का सारा असेट सी को मिल रहा है, बी का भी सारा असेट सी को मिल रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है ना असेट्स ए और बी से सी को, राइट। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट्स, मतलब यहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कोर्ट्स ने कई बार केसेस में होल्ड किया है कि स्टैम्प ड्यूटी आप जिस इंस्ट्रूमेंट में पे करते हो अमालगमेशन के दौरान, वो इंस्ट्रूमेंट होता है कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए क्यों हम लोग ने कोर्ट का ऑर्डर पे ऊपर स्टैम्प ड्यूटी बोला है। आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है ऑन द डॉक्यूमेंट जिससे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा हम कोर्ट ऑर्डर पे क्यों पे करेंगे, हमें तो स्कीम ऑफ अमालगमेशन पे करना चाहिए। आप स्कीम ऑफ अमालगमेशन पे इसलिए स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करते हो बिकॉज अगर मान लो ये मेरा स्कीम ऑफ अमालगमेशन है, ठीक है, ये मेरा स्कीम ऑफ अमालगमेशन है, सो इस एक डॉक्यूमेंट से क्या इस स्कीम ऑफ अमालगमेशन से कुछ भी चीज ट्रांसफर होगा? नहीं, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोर्ट अपना अप्रूवल नहीं दे दे तब तक ये स्कीम ऑफ अमालगमेशन इज वेस्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू तभी आता है जब कोर्ट अपना अप्रूवल देती है। तो इन रियलिटी, इन टेक्निकल सेंस, इन इफेक्ट किस चीज से आपका ट्रांसफर हो रहा है? इस स्कीम से या कोर्ट के ऑर्डर से? इन इफेक्ट कोर्ट के ऑर्डर से आपका ट्रांसफर हो रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दी है इसीलिए आपने ये ट्रांसफर किया है, नहीं तो आप ट्रांसफर कभी नहीं कर पाते। आपका जो ये इकलौता कागज का टुकड़ा है ना, ये कोई हेल्प नहीं आता, राइट। सो यहां पे होल्ड किया गया है कि जो कोर्ट का ऑर्डर होता है जिससे स्कीम सैंक्शन हो रहा है, जिससे स्कीम सैंक्शन हो रहा है, उस ऑर्डर के ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। ये समझा सबको? चलिए आइए अब इस केस में। इस केस में क्या हुआ? ए एंड बी दो कंपनीज थी जिनको एक साथ अमालगमेट करना था। ठीक है, ए वॉज सिचुएटेड इन मुंबई, बी वॉज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप स्कीम को अप्रूव कराने के लिए अपने अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाते हो। तो ए चली गई मुंबई हाई कोर्ट के पास, बी चली गई गुजरात हाई कोर्ट के पास एंड बोली कि देखो हमको अपना अपना स्कीम अप्रूव कराना है, प्लीज आप लोग अप्रूव कर दो। ठीक है, अहमदाबाद मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया एंड बोला आप 10 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी दो। ठीक है, बी ने वहां पे 10 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी दे दी। मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया एंड बोला तुम 25 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी दो। तो यहां पे ए ने बोला भाई ए एंड बी हम दोनों मिलके ए ही बनाने वाले हैं, मतलब एक ही एंटिटी बनाने वाले हैं, तो हमने अगर 10 करोड़ ऑलरेडी गुजरात में दे चुके हैं तो हमें उसका कुछ तो बेनिफिट दो महाराष्ट्र में। गुजरात में मैं 10 करोड़ पे करके आऊं, यहां पे आप फिर से मेरे को लूट रहे हो। भाई एक जगह मैंने 10 करोड़ रुपया दिया ना स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर तो एक ही एंटिटी को हो रहा है, अल्टीमेटली ट्रांसफर तो एक को ही हो रहा है, तो मैंने एक जगह स्टैम्प ड्यूटी दे दिया है जब 10 करोड़, तो आप दूसरी जगह में से 25 करोड़ क्यों मांग रहे हो? मेरे को इसमें 10 करोड़ का बेनिफिट दो, ऐसा बोलना था ए का। आप बताइए कोर्ट क्या बोलेगी? सोचिए थोड़ा सा एंड बताइए कोर्ट क्या बोलेगी। ठीक है, चलिए तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि देखो भाई आपने तो गुजरात में दिया 10 करोड़, ठीक है, और ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है,
आपने गुजरात में दिया 10 करोड़, वो गुजरात का स्टेट रेवेन्यू है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो स्टैम्प ड्यूटी से जो भी पैसा आता है वो स्टेट के पास जाता है, सब अपने अपने स्टेट के पास जाता है। सो आपने जो 10 करोड़ रुपया दिया वो तो गुजरात के पास गया, हम आपको उसका बेनिफिट कैसे दें? हमें जो 25 करोड़ है वो हमारा बेनिफिट है, आपको ये 25 करोड़ हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट ने उसके बाद वापस ये बात बोला कि देखो, गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मुंबई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो सिंस यहां पे दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है तो आपको दोनों बार स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। पहले उन्होंने ये सेटल कर दिया, क्योंकि आपने हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के पास अलग से एक स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, अलग से आप गए थे वहां पे, आपका वहां पे अलग से ऑर्डर निकला, तो आपको वहां पे अलग से देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। आप फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास आए, बॉम्बे हाई कोर्ट का अलग ऑर्डर निकला, तो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। दीज आर टू सेपरेट ऑर्डर्स, टू सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड हेंस आपको दोनों जगह अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फिर जहां पे सेट ऑफ करने का बात आया, वहां पे कोर्ट ने बोला देखो भाई, ये जो 10 करोड़ है वो गया है गुजरात गवर्नमेंट को, ये जो 25 करोड़ है वो आने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब ना तो गुजरात गवर्नमेंट अपना 10 करोड़ छोड़ने वाली है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना 25 करोड़ छोड़ने वाली है, और क्योंकि ये स्टेट लिस्ट है उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, सब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपना अपना राइट रहता है। तो इस बारे में कोर्ट ने बोला कि ऐसे केसेस में सेट ऑफ नहीं मिलता है। यू कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ अगर आप दो डिफरेंट स्टेट्स में बिलोंग करते हो, एंड दो डिफरेंट स्टेट्स में आपको डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। सो इस केस में हम लोग ने देखा कि अमालगमेशन के दौरान एक कंपनी थी एक स्टेट में, दूसरी कंपनी थी दूसरी स्टेट में, दोनों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट से ऑर्डर मांगा, दोनों ने अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे किया, बट बाद में जब उन स्टैम्प ड्यूटी का सेट ऑफ मांगा तो वो इन्हें नहीं मिला। कोर्ट ने बोला सिंस दोनों स्टेट मैटर है, दोनों स्टेट को अपना अपना रेवेन्यू मिला है, इस पे एक भी स्टेट दूसरे स्टेट के रेवेन्यू के ऊपर सेट ऑफ नहीं देगी। समझा? आइए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है कंपनी इन मुंबई प्लान टू अमेलगमेट विद अ कंपनी इन गुजरात। दोनों ने अपने अपने हाई कोर्ट को अप्रोच किया टू सैंक्शन देयर स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। दोनों हाई कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। 10 करोड़ रुपीस स्टेट ऑफ गुजरात ने मांगा, जो इस कंपनी ने दे भी दिया। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हमें या तो रेमिट या डिडक्शन या सेट ऑफ कुछ तो करके दो इस 10 करोड़ का महाराष्ट्र में। ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 25 करोड़ मांगा उस पे 10 करोड़ का बेनिफिट देने से मना कर दिया। इसीलिए हम आए हैं यहां पे पिटीशन लेके। यहां पे बोला गया कि हेलो यहां पे बोला गया कि नो वेवर और रिबेट कैन बी गिवन टू अ कंपनी ऑन स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड इन वन स्टेट बेस्ड ऑन द स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन अनदर स्टेट। ठीक है। यहां पे साथ में यह भी बोला गया है कि ऑर्डर सैंक्शन बाय two different high courts, then both the orders of the high court will be separately chargeable to stamp duty। मतलब अगर आप दो स्टेट के एक हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आ रहे हो, दोनों स्टेट के ऑर्डर्स पे आपको अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, एंड वो स्टैम्प ड्यूटी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो एक दूसरे से। Hence it was said that the company had to pay separate stamp duty in both the states। समझा आपको? समझा? बहुत ही सिंपल था। दो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी, नो सेट ऑफ। क्लियर? चलिए, अगर हमारा ये क्लियर हो गया है तो आते हम आज के नेक्स्ट केस पे, जिसका नाम है केस नंबर 19, और इसका नाम है मेसर्स होल्डिंग लिमिटेड वर्सेस श्याम मदन मोहन रुइया। ठीक है। ये जो केस है ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही अलग टाइप का केस है। इसमें आप कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं देखते हो, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हो जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे पहले कि हम यहां पे घुसे, आइए हम देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। नाउ केस नंबर 19, यहां पे एक कंपनी थी जिसका नाम था MGC। ठीक है। कंपनी का नाम था MCG GCL के साथ, GGL के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट में एंटर की, जिसके हिसाब से ऐसा बोला गया कि वहां पे एक नॉन कंपीट क्लॉज रहेगा, जिसके हिसाब से अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी कोई नया बिजनेस शुरू करती है तो इट हैज टू बी अ नॉन कंपीटिंग बिजनेस। ठीक है। मतलब बेसिकली MCG एंड GGL ये दो कंपनीज ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट में एंटर की, एंड वहां पे लिखा गया था कि दोनों कंपनीज अब एक दूसरे के कंपीटिंग बिजनेस में एंटर नहीं कर सकती। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो होता ही रहता है, ये क्लॉज तो आती रहता है। उसके बाद MCG ने एक और अग्रीमेंट साइन किया विथ रुइयाज। ठीक है। रुइयाज के साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने बोला कि BOCL नाम की एक कंपनी है, इस कंपनी में रुइयाज के
45,000 शेयर्स है, ठीक है। ऐसा बोला गया कि ये जो 45,000 शेयर्स है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा एमसीजी को, प्लस एमसीजी 30,000 शेयर्स मार्केट से लेगी, तो टोटल एमसीजी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 75,001 शेयर्स ऑफ बीओसीएल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अगर शेयर्स है हम एक शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट में एंटर करेंगे एंड दूसरे इंसान को सारा शेयर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें आया कि बीओसीएल जो थी वो जीजीएल की कंपेटिटर थी, ठीक है। नाउ एमसीजी एंड जीजीएल में अग्रीमेंट आया था ना कि आप कोई कंपीटिंग बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हो, तो एमसीजी बीओसीएल का जब कंट्रोल ले लेगा तो वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एंटर कर गया ना, ये प्रॉब्लम आया। जीजीएल बोला कि आप हमारे अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हो, आई विल नॉट लेट दिस हैपन, ठीक है। तो इस बात पे एमसीजी घबरा गया। एमसीजी बोला देखो मेरे को टोटल मिलने वाला है 75,001 शेयर्स ऑफ बीओसीएल, एक काम करना तुम इसमें से 50,000 शेयर्स हम तुम्हारे ही नाम पे कर देंगे एंड 25,000 शेयर्स हम एमसीजी के नाम पे रखेंगे, ठीक है। जीजीएल इस बात से खुश, जीजीएल बोला अरे क्या फर्क पड़ता है, बैठे बिठाए अपने को 50,000 शेयर मिल रहा है, आई अग्री टू दिस। इस बात पे लेकिन रुइया नाराज हो गया। रुइया बोला हमने अपने शेयर्स दिए हैं एमसीजी को, एमसीजी उसको जीजीएल को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये हमने केवल एमसीजी को दिए तो ये एमसीजी के पास ही रहना चाहिए। समझा आपको? समझा? सो यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे देखिए पहला अग्रीमेंट जो था वो एमसीजी एंड जीजीएल के बीच में था, जिसमें बोला गया था कि एमसीजी किसी भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एंटर नहीं करेगी। एमसीजी बोली ठीक है। दूसरा अग्रीमेंट था एमसीजी एंड रुइयाज के बीच में। रुइयाज ने अपने सारे शेयर्स एमसीजी को दे दिए जो कि वो बीओसीएल नाम की कंपनी में होल्ड करता था। साथ ही साथ एमसीजी ने 30,000 शेयर्स मार्केट से भी खरीद लिए और एमसीजी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया बीओसीएल का। प्रॉब्लम तब आया जब जीजीएल को पता चला कि बीओसीएल उसका कंपेटिटर है, ठीक है। जीजीएल ने बोला हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमारे में नॉन कंपीटिंग क्लॉज लिखा हुआ था, आप कैसे एंटर किए इस अग्रीमेंट में, ठीक है। एमसीजी घबरा गया। एमसीजी बोला देखो भाई अपने पास 75,000 शेयर्स है ना, एक काम करो 50,000 तुम ही रख लो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तुम्हारे पास रहेगा, हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तब भी नहीं रख सकते, सो हमारा अग्रीमेंट भी ठीक रहेगा। जीजीएल बोला ठीक है मेरे को चलता है ये चीज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात पे रुइया नाराज हो गए, जिन्होंने अपना शेयर्स दिया था ना वो नाराज हो गए। वो लोग बोले ऐसे कैसे, हमने अपना शेयर्स एमसीजी को दिया था, हमने जीजीएल को देने के लिए नहीं दिया था, आप हमारे शेयर्स को जीजीएल को नहीं दे सकते। समझा आपको? ठीक है। तो जब ये पूरा गड़बड़ चल रहा था तो इन सब ने सुप्रीम कोर्ट के पास डिफरेंट पिटिशंस फाइल किए। सुप्रीम कोर्ट में आज ये पिटिशन, कल वो पिटिशन, आज ये एप्लीकेशन, कल वो एप्लीकेशन, टोटल खींच तान के 12 साल तक ये केस चलता रहा। एंड में सुप्रीम कोर्ट हो गई परेशान। सुप्रीम कोर्ट बोली आप लोग का अपना मैटर, आप लोग बदतमीजी कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एंड पिछले 12 साल से आप लोग ने सुप्रीम कोर्ट का माथा खराब करके रखा हुआ है। आज ये इंसान बोलता है हम ये एविडेंस लाएंगे, कल वो इंसान मांगता है तारीख, परसों वो इंसान मांगता है तारीख पे तारीख। एकदम सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गई एंड ये बोली ये क्या चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाई एक डिसीजन पे तो आओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाड़ में जाए आपका मैटर, योर मैटर इज डिसमिस्ड। हम आपके मैटर को इससे ज्यादा और खींचेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि आपने 12 साल टाइम वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट का, हम हम जीजीएल, रुइया एंड एमसीजी इन तीनों के ऊपर 25 लाख ईच का कॉस्ट लगाएंगे। बैठे बिठाए इन तीनों को 25 लाख का पनिशमेंट मिल गया, 25 लाख इनको कोर्ट को देना पड़ा, ठीक है। सो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आप कोर्ट के बनाए गए प्रोविजंस को अब्यूज करोगे, अगर आप कोर्ट के बनाए गए प्रोविजंस को मिसयूज करोगे, तो फिर आपको इसके लिए पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। पनिशमेंट होगा इतना महंगा कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जेम्पलरी कॉस्ट। एग्जेम्पलरी कॉस्ट मतलब हम ऐसा कॉस्ट देंगे कोई इंसान आगे से बदतमीजी ना कर सके। सो इस केस में हम लोग ने देखा कि लोग कुछ अग्रीमेंट में एंटर किए थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है आपके बीच में डिस्प्यूट है, आपको पूरा राइट है कोर्ट जाने का, बट कोर्ट जाके तमीज से तो पेश आओ। ये क्या तरीका होता है कि आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लिए जा रहे हो। एंड इसीलिए उनका केस डिसमिस किया गया एंड उनको बोला गया कि भाई साहब अब आपको एग्जेम्पलरी कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है एमसीजी एंड जीजीएल ने एंटर किया शेयर परचेज अग्रीमेंट में, जिसमें नॉन कंपीट क्लॉज लिखा हुआ था।
फिर एमसीजी ने रुइयास के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया जिसमें बोला गया बीओसीएल का 30,000 शेयर्स वो लेंगे मार्केट से एंड 45,000 शेयर्स लेंगे रुइयास से। BOCL was engaged in the same business as GGL, competing business। यहां पे GGL हुई परेशान। GGL ने बोला कि आप नॉन कंपीट क्लॉज को वायलेट कर रहे हो। MCG ने बोला कि एक काम करो 50,000 शेयर्स आप ही रख लो, 25,000 हम अपने नाम पे रखेंगे। ये चीज रुइया को एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। कोर्ट ने डिस्पोज किया अपील बाय इंपोजिंग एग्जेम्पलरी कॉस्ट। उन्होंने बोला कि पार्टीज ने लीगल बैटल 18 साल तक खींचा, 12 भी नहीं 18 साल तक खींचा, एंड उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस को एक अब्यूज किया है। जुडिशियल प्रोसेस जो लोगों के भलाई के लिए बना है उसको उन्होंने बेमतलब का अक्रम टिक्रम लगा के अब्यूज किया है। इसीलिए एग्जेम्पलरी कॉस्ट ऑफ 25 लाख ऑन ईच पर्सन वाज इम्पोज्ड। समझा आपको, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि अगर आप कोर्ट के साथ बदतमीजी करोगे तो शायद आपको भुगतना पड़ सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगले साल जब आप लोग एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो प्लीज ऐसी बदतमीजी मत करिएगा। अगर आपको कोई बोलता है ऐसी बदतमीजी करने तो उसको जाके केस दिखाएगा, बोलेगा देखो हमारे साथ भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। सो जो चीज हमारे फायदे के लिए बनाया गया उसको ढंग से यूज करें, उसको मिसयूज ना करें, ठीक है। चलिए, अगर हमारा ये केस हो गया है तो आते हैं आज के हम लोग सेकेंड लास्ट केस पे, जो है केस नंबर 20 और इसका नाम है किशन चंद शेल्लारम वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स अ सिविल अपील। वापस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आया यहां पे। दिस मीन्स कि कुछ तो इनकम टैक्स के मामले में घपला है। आइए देखते हैं घपला है क्या, ठीक है। केस नंबर 20। इस केस में क्या हुआ था सुनिए। इस पर्टिकुलर केस में केस नंबर 20, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था। इस केस में एक कंपनी है ए, ठीक है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड बोला कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। बढ़िया, कंपनी के पास राइट है करने का, कंपनी ने किया। कंपनी ने सब्सीक्वेंटली ये डिविडेंड पे भी कर दिया, प्लस शेयर होल्डर्स के बैंक में क्रेडिट भी कर दिया। बैंक में क्रेडिट कर दिया मतलब सारे शेयर होल्डर्स के बैंक में उन्होंने वो डिविडेंड वाला पैसा जमा भी करा दिया। इसमें कौन सी नई बात है, सब कंपनीज यही करते हैं, डिविडेंड इशू करते हैं एंड देन उसको क्रेडिट करा देते हैं अपने अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। बट इसके एक हफ्ता बाद इन्होंने एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने बोला देखो भाई हमसे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, हमारा इतना प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए हम डिविडेंड जो दिए थे आपको वो हम नहीं दे सकते। सो ये जो डिविडेंड हम लोग ने दिया, हम लोग अब इस डिविडेंड को रिवर्स कर रहे हैं। हम इस डिविडेंड को रिवर्स कर रहे हैं एंड जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हुआ है वी विल ट्रीट इट एज लोन गिवन टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी, ठीक है। सो वील ट्रीट इट एज लोन गिवन टू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। ठीक से समझिएगा, कंपनी ने पहले रेजोल्यूशन पास किया, बोला हम डिविडेंड देंगे, उन्होंने डिविडेंड पे भी कर दिया, बैंक अकाउंट में पैसा जमा भी कर दिया एंड उसके बाद उनकी नींद खुली। वो आए और बोले देखो भाई हमसे गलती हो गई, हम जो रेजोल्यूशन पास कर रहे थे वो मिसकैलकुलेशन में था, हमें पता नहीं था कितना प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि वो जो डिविडेंड था वो अब हम रिवर्स कर रहे हैं और जितना जितना पैसा आपके अकाउंट में गया है वो सबको हम ट्रीट करेंगे एज लोन, विच मींस आपको वो सारा पैसा रिटर्न करना होगा टू द कंपनी, ठीक है। नाउ आप सोच रहे होगे कि एक बार डिविडेंड अनाउंस हो जाता है आपको तो पे करना पड़ता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यस, बट वो पोजीशन करेंटली है, वो पोजीशन है 2013 एक्ट के बाद। ये वाला जो केस है अगर आप ध्यान से देखो तो ये केस है ऑफ द ईयर 1960। तो 1960 का केस है, उस समय में ये चीज अलाउड था, आप डिविडेंड अगर पे करते हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते थे, दिस वाज अलाउड, ठीक है। अब आया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बारी। जब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो एक शेयर होल्डर था उसमें से किशन चंद, ठीक है। इन्होंने जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इन्होंने ये पर्टिकुलर पैसा जो इनको एज डिविडेंड मिला था बाद में लोन में कन्वर्ट हो गया ना, इन्होंने उसको अपने इनकम में ऐड नहीं किया। सिंपल सी बात है भाई, अगर वो डिविडेंड रहता तो ना हम उसको ऐड करते अपने उसमें, वो मेरा आज के दिन में डिविडेंड है ही नहीं, वो डिविडेंड लोन बन चुका है तो उसको हम अपने टोटल इनकम में ऐड क्यों करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये बात नहीं माने। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का बोलना था एक बार आपको अगर पैसा डिविडेंड की तरह अक्रू हो चुका है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि सब्सिक्वेंटली वो लोन बन गया था, आपको उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज इट अक्रूड टू यू एज डिविडेंड।
किशन चंद ने बोला भाई आई अंडरस्टैंड इट अक्रूड टू मी एज डिविडेंड, बट फिर वो रिवर्स भी तो हो गया, वो मेरा प्रॉफिट थोड़ी रहा, उसके बाद वो रिवर्स हो गया, उससे उसका डिविडेंड नेचर छीन लिया गया, उसको लोन बना दिया गया। प्लीज समझो इस बात को, वो मेरे लिए लोन नहीं था उसके बाद। The company said no, इनकम टैक्स अथॉरिटी said no, अगर आपको डिविडेंड की तरह पैसा मिला है वो हर एंड में डिविडेंड जैसे ट्रीट होगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। हमें नहीं फर्क पड़ता कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स के लिए वो डिविडेंड ही रहेगा। दोनों डिस्प्यूट लेके पहुंच गए कोर्ट्स। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो कोर्ट ने क्या होल्ड किया होगा? मान लो आप एक जज हो, आपके पास ये मैटर आया, सोचो आप क्या होल्ड करोगे? देखिए इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट हेल्ड कि देखिए भाई कंपनीज एक्ट अलाउ करता होगा रिवर्स करना, बट इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर अगर एक बार कोई इनकम डिविडेंड की तरह आपको दिया गया है और आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, वो अमाउंट इनकम आपका डिविडेंड जैसा ही रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको उसको अपने टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट ने होल्ड किया, हमें भी पता है कि ये चीज रिवर्स हो चुका है, हमें दिख रहा है कि ये चीज आपका लोन बन चुका है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक बार जो भी इनकम आपको एज योर डिविडेंड इनकम मिलता है वो हमेशा के लिए डिविडेंड इनकम ही रहता है, एंड वो हमेशा आपका डिविडेंड इनकम ही मनाएगा, आपको अपने टोटल इनकम में उसको ऐड करके टैक्स पे करना पड़ेगा। देयरफॉर कोर्ट ने होल्ड किया कि हमें नहीं फर्क, एक बार कंपनी अगर रिवर्स भी कर दे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इट विल रिमेन टू बी अ डिविडेंड इनकम। आइए देखते हैं केस में अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। किशन चंद वाज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया एंड उस पैसे को उनके बैंक अकाउंट्स में भी डाल दिया। सब्सिक्वेंटली कंपनी ने एक अलग रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि सॉरी भाई गलती हो गई, पुराने वाले रेजोल्यूशन को रिवर्स कर दो, हम डिविडेंड आपको नहीं दे सकते और उस पैसे को आप लोन जैसे ट्रीट करो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लेकिन उस पैसे को डिविडेंड जैसे ही ट्रीट किया एंड उनके हर शेयर होल्डर के टोटल इनकम में उसको डिविडेंड को एज इनकम ऐड कर दिया। शेयर होल्डर का कहना है कि भाई वो हमारा प्रॉफिट तो था नहीं, हमारे लिए तो वो लोन था, तो आप कैसे उसे हमें टोटल इनकम में ऐड कर रहे हो? कोर्ट ने रेवेन्यू के फेवर में डिसाइड किया। कोर्ट का बोलना था कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर या पे हो जाता है कंपनी की तरफ से तो वो हमेशा के लिए डिविडेंड ही रहेगा। जस्ट बिकॉज बाद में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिससे वो डिविडेंड का नेचर को रिवर्स कर दिया जाता है, डज नॉट मीन डिविडेंड अपना कैरेक्टर लूज कर दिया है। डिविडेंड विल रिमेन अ डिविडेंड, डज नॉट मैटर वॉट एवर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि डिविडेंड का नेचर बाद में चेंज किया गया था, इनकम टैक्स के लिए डिविडेंड इनकम विल रिमेन एज डिविडेंड इनकम। देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट द एप्लिकेंट वाज लायबल टू पे टैक्स ऑन द अमाउंट पेड टू देम एज डिविडेंड। क्लियर हुआ? सो आज के दिन में तो पॉसिबल है नहीं, बट उस समय अगर आपका डिविडेंड एक बार अनाउंस हो गया, डिक्लेयर हो गया, पे हो गया और बाद में अगर आपने उसको रिवर्स भी कर दिया फिर भी शेयर होल्डर्स को उस पे टैक्स पे करना पड़ता था। चलिए आइए देखते हैं अपने आज का लास्ट केस। केस नंबर जो 21 है ये हम लोग बाद में देखेंगे। केस नंबर 21 वील नॉट सी राइट नाउ, वील टेक दिस लास्ट केस कॉल्ड केस नंबर 22 राम प्रसाद वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स अगेन। ठीक है, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट इज द फोरम, इट्स अ सिविल अपील एंड ये एक इनकम टैक्स का केस है, विच मींस यहां पे इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन यूज आया है। नाउ देखिए इसमें हुआ क्या था। ठीक है, राम प्रसाद जो थे वो बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही सच्चे आदमी थे। ठीक है, तो राम प्रसाद जी ने देखिए, सो राम प्रसाद जी है केस नंबर 22। ठीक है, राम प्रसाद जी जो थे वो कंपनी एक्स के डायरेक्टर थे। ठीक है, राम प्रसाद कंपनी एक्स के डायरेक्टर थे। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से राम प्रसाद को लेट्स से कुछ रैंडम नंबर एज रेम्यूनरेशन तो मिलता ही था, बट साथ ही साथ उस साल के प्रॉफिट्स का 10% भी उनको रेम्यूनरेशन मिलता था। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर ईयर में ये जो 10% था ये कैलकुलेट करके आया लेट्स से 58,000। ठीक है, 58,000 आया जो कि राम प्रसाद को एडिशनली मिलना था एज हिज इनकम। बट राम प्रसाद बहुत ही भोले आदमी थे, उन्होंने सोचा कि भाई कंपनी थोड़ा नुकसान में जा रही है, कंपनी के पास कैश क्रंच है, एक काम करते हैं 58,000 हम छोड़ देते, नहीं लेते 58,000। क्या करेंगे 58,000 लेके, मेरे पास बहुत पैसा है, अभी ये 58,000 इस साल कंपनी के पास ही रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए। सो राम प्रसाद ने फॉरगो कर दिया अपना 58,000। उन्होंने बोला हमको ये पैसा नहीं चाहिए, आप रहने दो।
ठीक है। लेकिन जब इनकम टैक्स भरने का बात आया तो टैक्स अथॉरिटीज ने बोला आपने ये 58,000 अपने इनकम टैक्स के टोटल इनकम में क्यों नहीं ऐड किया? तो राम प्रसाद ने बोला भाई मैंने कभी वो पैसा उठाया ही नहीं, तो मैं ऐड क्यों करूं? क्या मैंने कभी वो पैसा उठाया? मैंने कभी उसको एज एन इनकम रखा अपने पास? नहीं ना, तो मैं ऐड क्यों करूं? इस बात पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला आप पैसा उठाओ नहीं उठाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इसी बात से कि क्या आपको वो इनकम अक्रू हुआ। इस पर्टिकुलर केस में क्या राम प्रसाद को 58,000 अक्रू हुआ था? हाँ, राम प्रसाद को 58,000 अक्रू हुआ था। वो तो उन्होंने वो 58,000 को अक्रू होने के बाद फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया। एंड इसीलिए इस केस में ऐसा बोला गया कि सिंस वो इनकम अक्रू हो चुका था उस पे राम प्रसाद को टैक्स पे करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कि राम प्रसाद ने बाद में उस इनकम को फॉरगो कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। इसे दिया गया है राम प्रसाद वॉज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उनके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ही वॉज एंटाइटल्ड टू गेट 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एक साल में ये आया 53,000 अराउंड, वो उन्होंने गिव अप कर दिया जैसे अकाउंट्स फाइनलाइज हुए थे वैसे। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इस अमाउंट को लेकिन उनके टोटल इनकम में ऐड करने की कोशिश की। ठीक है, इस बात पे एप्लेन ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये पैसा मेरे को कभी अक्रू हुआ ही नहीं है, ये पैसा मेरे को पास कभी आया ही नहीं है, आप कैसे ऐड कर रहे हो? तो यहां पे बोला गया कि नहीं, आपके पास ये पैसा आया है, आपको अक्रू हुआ था, आपने फॉरगो किया, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। राम प्रसाद ने एक और बात उठाया, उन्होंने बोला हम मैनेजिंग डायरेक्टर है, विच मींस आई एम एन एजेंट ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो आप इस इनकम को मेरे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं ऐड कर सकते, आपको ये इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी हेड में डालना पड़ेगा। इस बात पे कोर्ट हेल्ड कि एक डायरेक्टर जो होता है अनडाउटेडली वो बाकी एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर होता है, वो एज एन एजेंट काम कर रहा होता है फॉर द कंपनी, बट वो एक एम्प्लॉय भी होता है। क्यों? बिकॉज उसके एक्ट्स जो होते हैं दे आर बाउंड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी जगह आप अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या एस्टैब्लिश करते हो कि वहां पे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन है, कंट्रोल है, राइट? अब डायरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टर को तो कोई कंट्रोल नहीं करता। कोर्ट ने होल्ड किया डायरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्टर को कंट्रोल करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर को कंट्रोल करता है उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर को कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन। इसीलिए यहां होल्ड किया गया कि डायरेक्टर्स कंट्रोल में रहते हैं, डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज होते हैं, एंड हेंस डायरेक्टर्स को जो भी पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें सेटल की गई। फर्स्ट, that directors work within the ambit of articles of association, employment contract and board of directors, therefore supervision and control तो होता ही है। therefore directors are employees of the company and their income is taxed under the income from the heads of salary। and secondly, एक बार इनकम accrue हो गया तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, does not matter अगर आपने उस इनकम को फॉरगो कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट हेल्ड दैट द एप्लिकेंट वाज लायबल टू पे टैक्स। इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। एक फटाक से रिवाइज करते हैं आज के सारे केसेस। पहला केस जो आज हमने स्टार्ट किया था वो था केस नंबर 14, आरओसी वर्सेस राशि शुगर। इसमें हम लोग ने देखा कि राशि शुगर जो थी उसने 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किए थे एंड हेंस वो वायलेट कर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। जब आरओसी उनके अगेंस्ट कंप्लेन लेके गई तो उन्होंने बोला आरओसी तुम कौन होते हो, तुम पंचायत मत करो, जो ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरर है, उनका राइट्स वायलेट हुआ है, वो आके कंप्लेन फाइल करेंगे। यहां पे कोर्ट ने होल्ड किया नहीं, आरओसी कंप्लेन फाइल कर सकता है बिकॉज आरओसी कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अग्रीव्ड। ठीक है, सेकंड केस हमने देखा था ओम प्रकाश परशुरामपुरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे ऐसा बोला गया कि पीछे एक केस डिसाइड हुआ था जिसमें ऐसा बोला गया कि एक सिख कंपनी जो कि सीका के अंडर रिवाइवल प्रोसेस में है उसके अगेंस्ट आप आरडीडीबीएफआई एक्ट के अंडर कोई भी एक्शन नहीं ला सकते। तो यहां पे गारंटर्स आए, उन लोग ने बोला हम भी तो सिख कंपनी के गारंटर्स, ये हमारे अगेंस्ट भी एक्शन नहीं ला सकते। कोर्ट ने बोला नहीं, सीका के अंडर केवल सिख कंपनीज को प्रोटेक्शन मिला है, गारंटर्स को नहीं मिला है। हेंस अगर कोई कंपनी सिख हो गई है और सीका के अंडर उसका प्रोसेस चल रहा है, आप उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकते, बट आप उसके गारंटर्स के अगेंस्ट आरडीडीबीएफआई एक्ट के अंडर एक्शन ला सकते हो। उसके बाद वाला जो केस था वो हम लोगों ने देखा बीआईएफआर वर्सेस केएमए लिमिटेड। यहां पे हम लोगों ने कई चीजें देखी। हम लोगों ने देखा कि अगर एक सेट ऑफ वर्कर्स कोई कंसेंट टर्म्स को अग्री करते हैं, इररेस्पेक्टिव कि वो लोग मेजॉरिटी में है, दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स उससे बाउंड नहीं है। सेकेंडली
जो लोग कंसेंट टर्म से अग्री नहीं करते उनको पैसा उसी दिन तक मिलेगा जिस दिन तक उन्होंने फैक्ट्री में काम किया है। एंड थर्डली, उनको उनका बोनस नहीं मिलेगा बट उनका ग्रेच्युटी मिलेगा। उनको इंटरेस्ट ऑन ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा बट उनको लीव एनकैशमेंट अप टू 30 डेज मिलेगा। फिर हमने देखा श्री गोपाल पेपर मिल्स वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। यहां पे जो बोनस शेयर्स थे वो इश्यू हुए थे 30 दिसंबर 1954 को। उस समय फाइनेंशियल ईयर चलता था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 38 दिसंबर को बोनस शेयर्स इश्यू हुए, लेकिन ऐसा बोला गया कि डिविडेंड 1 जनवरी से कैलकुलेट होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला कि शेयर्स हम लोग तभी इशू किया हुआ मानेंगे जिस दिन उन पे डिविडेंड कैलकुलेट होने वाला है। कंपनी ने बोला नहीं, हमने डिविडेंड शेयर्स तो 30 दिसंबर को ही दे दिए, हमने बस डिविडेंड कैलकुलेट करना 1 जनवरी स्टार्ट किया। कोर्ट ने भी होल्ड किया कि शेयर्स जिस दिन अलॉट होते उस दिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एंड हेंस शेयर ऐसा माना जाएगा कि दिया गया था ऑन 30 दिसंबर एंड हेंस 30 दिसंबर को ही वो कैपिटल बन गया था। नेक्स्ट केस था चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग ने जाना कि अगर दो कंपनी जो दो अलग अलग स्टेट में रहती है और मर्ज कर रही है, अमालगमेट कर रही है, तो वो अपने अपने हाई कोर्ट के पास जाएगी स्कीम ऑफ अमालगमेशन या मर्जर का सैंक्शन लेने के लिए। दोनों अपने अपने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, दोनों अपने अपने स्टेट में स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे एंड किसी को भी दूसरे वाले स्टेट का पैसा पे किया हुआ का रेमिशन रिबेट सेट ऑफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट था एमएसएस होल्डिंग लिमिटेड वर्सेस श्याम मदन मोहन रुइया। इस केस में हम लोग ने देखा कि 3 पार्टीज थी जो एक दूसरे के साथ बहुत दिन तक 18 साल तक लिटिगेशन को खींच रहे थे, तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे एंड कोर्ट ने अल्टीमेटली गुस्सा होकर उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया एंड बोला हम आपके ऊपर एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाएंगे बिकॉज आपने जुडिशियल प्रोसेस को अब्यूज किया है एंड तीनों पार्टीज के ऊपर 25 लाख ईच का कॉस्ट लगा दिया। नेक्स्ट इज किशन चंचलाराम वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। इसे बोला गया कि एक कंपनी ने एक बार डिविडेंड इशू किया, पैसा भी पे कर दिया, थोड़े दिन बाद बोलते हैं कि डिविडेंड नहीं मानेगा, उसको लोन माना जाएगा एंड ऐसा रेजोल्यूशन उन्होंने वापस पास किया। इस केस में क्वेश्चन ये उठा कि क्या डिविडेंड जो एक बार इशू एंड पे हो चुका है उसको रिवर्स किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। कोर्ट ने होल्ड किया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक बार जो पैसा एज डिविडेंड आपको मिला है वो हमेशा ही डिविडेंड रहता है, इसलिए आपको उसको अपने टोटल इनकम में ऐड करके उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड द लास्ट केस जो हम लोग ने देखा वो था राम प्रसाद वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या हुआ था, एक डायरेक्टर था राम प्रसाद, उसको सर्टेन पैसा मिला था पर उस साल का जो उन्होंने फॉरगो कर दिया बिकॉज कंपनी के पास पैसा नहीं था। जब इनकम टैक्स भरने का बात है तो वो बोले कि यार ये पैसा तो हमने उठाया ही नहीं है तो हम इसमें इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला आपके पास ये पैसा अक्रू हुआ था, आपने इसको फॉरगो किया है, टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। कोर्ट ने भी इनकम टैक्स की बात माना, उन्होंने बोला देखो पैसा अक्रू तो हुआ था, आपने फॉरगो किया वो आपकी अच्छाई, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एंड हेंस दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंटली ये सारे केसेस देखे। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम विथ न्यू केसेस, न्यू लॉज, न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।